आज के टॉप जनरल स्टडीज़ क्वेश्चंस। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र ने जीता सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने पाया कि 2024 में खेती के लिए महाराष्ट्र सबसे अच्छा राज्य है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम द्वारा दिया गया यह पुरस्कार खेती के नए तरीकों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की सराहना करता है। यह पुरस्कार दीर्घकालिक कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले सफल तरीकों के आधार पर इस क्षेत्र में व्यक्तियों और सरकार दोनों के काम करने का सम्मान करता है। महाराष्ट्र में नवीन कृषि पद्धतियाँ। महाराष्ट्र कई नवीन कृषि परियोजनाएं शुरू कर रहा है, जिसमें देश की सबसे बड़ी बांस परियोजना की शुरुआत भी शामिल है, जो 21 लाख हेक्टेयर भूमि को बदल सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास के तहत नंदुरबार जिले में 1.20 लाख एकड़ की हरित पट्टी विकसित की जा रही है। 123 विकास परियोजनाओं को पूरा करके 17 लाख से अधिक क्षेत्रों में पानी की क्षमता में सुधार करने की ठोस योजना है। महाराष्ट्र की प्राथमिक खाद्य फसलें आम, अंगूर, केले, संतरे, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और दालें हैं। मूंगफली, कपास, गन्ना, हल्दी और तंबाकू नकदी फसलें हैं। राज्य में उष्णकटिबंधीय मौसम है। कोंकण और पहाड़ी सह्याद्री क्षेत्र में राज्य की अधिकांश वर्षा होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ कृषि के लिए लाई गई योजनाओं के बारे में। तो इनमें से प्रथम है छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारा सम्मान योजना। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2017 में महाराष्ट्र में कृषि के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लागू इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 1.5 लाख रुपए की ऋण राहत देने का इरादा है। इसके अलावा सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी किसान जिसने लगातार ऋण चुकाया है वह ऋण राशि में लगभग 25% के बराबर रिटर्न लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य विधायकों के 1 महीने के वेतन के योगदान से महाराष्ट्र राज्य में कृषि के लिए ऋण राशि को खत्म करने में मदद मिलेगी, जो उनके लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना का हिस्सा है। इस योजना की पात्रता इस प्रकार है। राज्य प्रशासन ने पहले घोषणा की है कि ऋण माफ़ी कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में किसानों के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा यह कहा गया है कि मध्यम और छोटी भूमि वाले किसान जो लगभग 5 एकड़ तक सीमित हैं, शुरू में कृषि ऋण सहायता योजना के लिए पात्र होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना। अनुसूचित जाति के नव बौद्ध किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना विशेष घटक योजना लागू की गई थी। इसे 27 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। आइए अब जानते हैं इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना को महाराष्ट्र राज्य में कृषि के लिए अलग से लागू करने के बजाय एक योजना के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार मिट्टी में नमी बनाए रखने की दृष्टि से वर्तमान विशेष घटक योजना के तहत सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। नए कुओं के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 25 लाख रुपए होगी। पुराने कुओं की मरम्मत के लिए अधिकतम 50,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। बोरिंग के लिए 20,000 और पंप सेट के लिए 25,000 रुपये स्वीकृत हैं। आइए
अब इसकी पात्रता मापदंड के बारे में बात कर लें। लाभार्थी अनुसूचित जाति नवबौद्ध किसान होना चाहिए। लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। अनुसूचित जाति नवबौद्ध किसान जो गरीबी रेखा से नीचे ना हो तथा जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, लाभ के पात्र होंगे। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल सूची में शामिल किसानों के लिए वार्षिक आय सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम जान लेते हैं महाराष्ट्र में कुछ अन्य कृषि योजनाओं के बारे में, जो इस प्रकार है। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, त्याला शेट्टाले योजना, मुख्यमंत्री कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना, जलयुक्त शिवार योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकारी उपघाट बीमा योजना। आइए अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में कृषि के विकास के बारे में। शुष्क भूमि खेती प्रौद्योगिकी, जिसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र को अपने किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। किसानों को उन्नत अल्पावधि उपज वाले बीज, शॉर्ट ड्यूरेशन यील्ड सीड्स, उर्वरक, शाकनाशी हर्बिसाइड्स और अन्य कृषि उपकरण दिए जाते हैं। साथ ही तालाब सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग, दोहरी फसल डबल क्रॉपिंग आदि सहित नवीन कृषि विधियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। बड़ी पैदावार साबित करती है कि प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय से किसानों तक स्थानांतरित कर दी गई है। राज्य की 60% से अधिक भूमि ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत है, जो इसे देश में पहले स्थान पर रखती है। सूक्ष्म भूभाग ड्राई टेरेन से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुशल वर्षा जल संग्रहण और मृदा संग्रहण प्रबंधन का अभ्यास किया जाता है। महाराष्ट्र अपने लाभों को भुनाने के लिए मुख्य फसलों के बजाय उच्च मूल्य वाली बागवानी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उपज के बिक्री के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र ने अनार, अल्फांसो आम और बीज रहित अंगूर, साथ ही प्याज, केले, मैंडरिन संतरे के शीर्ष उत्पादक के रूप में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। टमाटर और प्याज अपनी लगभग 150 उत्पादक सरकारी चीनी मिलों के कारण राज्य चीनी उद्योग क्षेत्र पर प्रभुत्व रखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कृषि नेतृत्व पुरस्कार की पृष्ठभूमि के बारे में। कृषि जगत के सबसे महत्वपूर्ण लोगों और राज्यों को सम्मानित करने के लिए एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका ने वर्ष 2008 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार शुरू किया। अतीत में यह पुरस्कार जीतने वाले कुछ प्रसिद्ध लोग केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रकाश सिंह बादल हैं। इससे पता चलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक है। गौतम गंभीर को भारत का नया क्रिकेट मुख्य कोच नियुक्त किया गया। गौतम गंभीर एक पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो T20 और वनडे विश्व कप सहित क्रिकेट में भारत की जीत का एक बड़ा हिस्सा थे। रणनीति के बारे में चतुर होने के लिए प्रसिद्ध गंभीर कोच बन गए और वर्ष 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को IPL में खिताब दिलवाया। अपने खेल करियर के दौरान उन्होंने कप्तान के रूप में टीम को 2 जीत दिलाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव श्री जय शाह ने गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। यह खबर सोशल मीडिया पर साझा की गई, जिसमें लिखा था कि गंभीर वर्तमान क्रिकेट को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें खेल के साथ कितने अलग अलग तरह के अनुभव हैं। प्रभाव और भविष्य की दिशाएं। क्रिकेट समुदाय के लोग गौतम गंभीर की नियुक्ति के बारे में सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता को रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने का कौशल और क्षमता है। जैसे ही गंभीर यह महत्वपूर्ण पद संभालेंगे,
ऐसी बहुत उम्मीदें हैं कि वह अपने कौशल का उपयोग करके टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। T20 विश्व कप में भारत को जीत दिलाने के बाद राहुल द्रविड़ ने पद छोड़ दिया और गंभीर ने कमान संभाली। गंभीर आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में टीम की सफलता को प्राथमिकता देते हुए कोचिंग में सोचने का एक नया तरीका लाते हैं। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। मुख्य कोच बनाए जाने के बाद गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम की दीर्घकालिक योजनाओं के प्रभारी होंगे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज उनका पहला काम होगा, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी आराम करेंगे। बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि गंभीर को अपने सहयोगी स्टाफ के गठन में काफ़ी भूमिका निभानी होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके पास भारतीय क्रिकेट के लिए अपनी रणनीति को लागू करने के लिए सही लोग हैं। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बारे में। वर्ष 1932 में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जो इंग्लैंड के खिलाफ था। वर्ष 1971 में अजीत वाडेकर ने भारत को वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में जीत दिलाई। ऐसा करने वाले वह पहले कप्तान थे। वर्ष 1933 में लाला अमरनाथ टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। वर्ष 1983 में कपिल देव ने टीम को पहली क्रिकेट विश्व कप जीत दिलाई। वर्ष 1999 में अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में सभी 10 विकेट लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर 759 7 विकेट पर था, जो उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया था। उन्होंने 1987 विश्व कप में 3 गोल किए, जिससे वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। IUCN लाल सूची अद्यतन। IUCN ने हाल ही में लाल सूची को अद्यतन किया है, जिससे कई छिपकलियों और कैक्टस प्रजातियों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इबीजा दीवार छिपकली को खतरे में डाल दिया गया है, मुख्यतः आक्रामक प्रजातियों और लोगों के कारण होने वाली अन्य समस्याओं के कारण। गिरावट में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारण। पहला, पर्यावरण में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और नई सड़कों और पुलों के निर्माण से परिदृश्य और प्राकृतिक प्रक्रियाएं बदल रही हैं, जो स्थानीय पौधों और जानवरों के जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यह कहा गया है कि कोपियापोआ कैक्टी को नम रखने के लिए समुद्री कोहरे के पैटर्न में बदलाव महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है अवैध व्यापार। ऑर्नामेंटल कैक्टी का बहुत अधिक अवैध व्यापार होता है, क्योंकि वे बहुत लोकप्रिय हैं। यह व्यापार आबादी को उनके प्राकृतिक वातावरण में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। सोशल मीडिया और विश्व व्यापार के कारण यह समस्या और भी बदतर हो गई है। ऑर्नामेंटल कैक्टी क्या होता है? इसे हम नागफनी के नाम से भी जानते हैं, जो औषधि के साथ ही सजावट में काम भी आता है। एलोवेरा की तरह कैक्टस के तनों में भी जल होता है। त्वचा की देखभाल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैक्टस में उच्च मात्रा में विटामिन, मिनरल और फैटी एसिड पाया जाता है। विशिष्ट प्रजातियों पर प्रभाव। वर्ष 2010 के बाद से इबीजा दीवार छिपकलियों की संख्या में 50% की गिरावट आई है। ग्रैंड कैनरिया विशाल छिपकली और ग्रैंड कैनरिया स्किंक दोनों की संख्याओं में तेज़ी से गिरावट आई है। ग्रैंड कैनरिया विशाल छिपकली और ग्रैंड कैनरिया स्किंक दोनों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है। कोपियापोआ कैक्टस की लगभग 82% प्रजातियां अब अत्यधिक लुप्त मानी जाती हैं, जो पहले के आकलन से एक बड़ी छलांग है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की लाल सूची। IUCN रेड लिस्ट जानवरों, क्वक, फंगी
और पौधों की प्रजातियों के बीच विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संसाधन है। सभी के लिए सुलभ, यह वैश्विक जैव विविधता स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह प्रजातियों की विशेषताओं, खतरों और संरक्षण उपायों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और सूचित संरक्षण निर्णयों और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IUCN रेड लिस्ट श्रेणियां मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती हैं। 9 श्रेणियां मूल्यांकित नहीं से विलुप्त तक फैली हुई हैं। गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्तप्राय, एंडेंजर्ड और कमज़ोर वल्नरेबल प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा माना जाता है। यह सतत विकास लक्ष्यों और आईची लक्षणों के लिए भी एक प्रमुख संकेतक है। IUCN रेड लिस्ट में प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति शामिल है, जो प्रजातियों की आबादी की वसूली का आकलन करती है और उनके संरक्षण की सफलता को मापती है। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए जोरावर टैंक का अनावरण किया। भारत को हाल ही में जोरावर नामक एक नया लाइट टैंक मिला है। यह सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसका उद्देश्य कठिन इलाकों और ऊंचे स्थानों पर बेहतर ढंग से लड़ने में मदद करना है। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और तकनीकी कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने इस पर मिलकर काम किया है। आइए जानते हैं इस टैंक के डिज़ाइन और क्षमताओं के बारे में। जोरावर टैंक का निर्माण प्रभावशाली 2 वर्षों में हुआ, जो दर्शाता है कि भारत का रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ आने वाली 105 मिलीमीटर राइफल वाली बंदूक इसे सटीक रूप से फायर करने में मदद करती है। इसके अलावा टैंक को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें अत्याधुनिक हाइब्रिड मॉड्यूलर कवच है। जॉन कॉकरेल की मदद से एक जटिल बुर्ज जोड़ा गया, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे और एंटी टैंक गाइडेड रॉकेट का उपयोग करने की सुविधा देता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। आइए अब हम बात करते हैं जोरावर टैंक के इंजन और गतिशीलता के बारे में। सबसे पहले इसमें क्यूमिंस का 750 HP इंजन था, लेकिन रक्षा विनिर्माण में भारत की अधिक आत्मनिर्भर बनने की योजना के तहत भविष्य में इसे भारत में निर्मित इंजन में बदल दिया जाएगा। जोरावर ज़मीन और पानी दोनों से संचालित हो सकता है, इसलिए इसे पानी के खतरे वाले इलाकों सहित विभिन्न इलाकों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं इस टैंक के रणनीतिक निहितार्थ के बारे में। गलवान घाटी गतिरोध के दौरान सामने आई रणनीतिक ज़रूरतें जोरावर लाइट टैंक के निर्माण का एक बड़ा हिस्सा थीं। इसकी तैनाती का उद्देश्य लद्दाख, सिक्किम और जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देना है, जो कठिन इलाके और मौसम के लिए जाने जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस टैंक के परीक्षण और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। टैंक फिलहाल कई परीक्षणों से गुजर रहा है। जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल के नाम जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन सिख युद्ध के दौरान कैलाश मानसरोवर के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। यह परीक्षण, जो वर्ष 2027 तक चलने वाले हैं, यह पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि टैंक वास्तविक दुनिया की स्थितियों में कितनी अच्छी तरह और कितनी विश्वसनीय रूप से काम करता है। संक्षेप में, जोरावर लाइट टैंक भारत के आधुनिकीकरण और अपने स्वयं के रक्षा उपकरण बनाने के चल रहे प्रयासों में एक बड़ा कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार है। आइए अब इस टैंक की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जोरावर टैंक का वजन अधिकतम 25 टन है, जो इसे हवाई मार्ग से ले जाने में सक्षम बनाता है। यह टैंक अधिक ऊंचाई पर भी हमला करने में सक्षम है और सीमित तोपखाने की भूमिका निभा सकता है। टैंक आधुनिक तकनीकों से लैस है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन एकीकरण, उच्च स्तर की स्थितिजन्य जागरूकता,
और अभयचर संचालन क्षमता शामिल है। यह अग्नि, शक्ति, गतिशीलता और सुरक्षा के बुनियादी मानकों को जोड़ती है। तमाम परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक इसके भारतीय सेना में शामिल होने की संभावना है। टैंक को रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम जैसी उन्नत प्रणालियों को एकीकृत करके डिज़ाइन किया गया है और इसे अभयचर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न इलाकों में सेना की आवाजाही और परिचालन गतिशीलता को बढ़ाता है। राजस्थान सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जो विशेष रूप से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार करेगा। वर्ष 2030 तक यातायात दुर्घटनाओं में 50% की गिरावट का लक्ष्य रखते हुए इस योजना को जुलाई वर्ष 2023 में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा द्वारा समर्थित किया गया था। भाजपा सरकार की 100 दिवसीय योजना के तहत परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा सेल द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ में विस्तृत कार्य योजनाएं और एक मजबूत सरकारी नीति लोगों को सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में अधिक जागरूक होने और उनके कार्य करने के तरीकों को बदलने में मदद करेगी, ताकि उनका बेहतर पालन किया जा सके। सड़क सुरक्षा कार्य योजना की रूपरेखा। भाजपा सरकार की 100 दिवसीय योजना के तहत परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा सेल द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ में विस्तृत कार्य योजनाओं और एक मजबूत सरकारी नीति लोगों को सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में अधिक जागरूक होने और उनके कार्य करने के तरीके को बदलने में मदद करेगी, ताकि उनका बेहतर पालन किया जा सके। विश्व बैंक के साथ मिलकर राजस्थान सरकार सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और विस्तार कर रही है। इस संबंध के माध्यम से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय परिस्थितियों के साथ जोड़कर प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त नीतियां और कार्रवाई कदम बनाए जाएंगे। बद्ध कार्यान्वयन रणनीति। सड़कों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना 3 प्रमुख चरणों में व्यवस्थित है। प्रथम, वर्ष 2025 से 2027 बुनियादी सड़क सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे गति सीमा और यातायात संकेतों का पालन करना। दूसरा, वर्ष 2027 से 2030 तक सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने जैसे सुरक्षा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, वर्ष 2030 से 2033 तक उन्नत विलय सुरक्षित पैदल चलने वाले क्षेत्र बनाने और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।